हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन चांस। आज हम इस वीडियो में प्लांट हार्मोन में सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में देखेंगे। ओके, ऑक्सिन की डिस्कवरी कैसे हुई एंड उसकी बायोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। ओके गाइस, सो ऑक्सिन में जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो है इट इज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड एज ए ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल इन द टिप ऑफ प्लांट। सेकेंड दे रखा है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग इलोंगेशन ऑफ कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल क्या होता है? जो प्लांट्स होता है इस टाइप से, उसकी जो अपर मोस्ट टिप होती है। ओके, सो इस वाली पोर्शन को बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो गाइज यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इलोंगेशन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो ऑक्सिन रेस्पॉन्सिबल है वो कोलियोप्टाइल के इलोंगेशन को प्रमोट करती है। ओके, एग्जामिनर जो है सेल डिवीजन करके भी जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो फाइन, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ओके, सो प्लांट ग्रोथ हार्मोन की डिस्कवरी कैसे हुई ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था डार्विन ने। ओके, सो हम जो है नेक्स्ट डार्विन के एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। पर उसके बाद जानेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला। ओके, सो लेट्स सी हियर डिस्कवरी ऑफ मेजर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बिगेन विद चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था वो चार्ल्स डार्विन ने अपने सन फ्रांसिस डार्विन के साथ किया था। नेक्स्ट, देयर एक्सपेरिमेंटेड विद कोलियोप्टाइल प्रोटेक्टिव शीथ इन कैनरी ग्रास ग्रोज। सो इन दोनों ने मिलके जो है किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? कैनरी ग्रास पर। ओके, सो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे? फर्स्ट, in controlled condition the coleoptile bends towards the unilateral light source। मीन्स डार्विन एंड फ्रांसिस ने जो है कंट्रोल्ड कंडीशन में, मतलब कि जो लाइट आ रही थी वो एक ही साइड से कंटिन्यूअस आ रही थी। ऐसा नहीं था कभी इधर से आ रही थी कभी इधर से आ रही थी। ओके, एक ही साइड से जो है लाइट जो है कोलियोप्टाइल पर पड़ रही थी। इससे उन्होंने देखा कि जो कोलियोप्टाइल थी वो क्या हो गई? बैंड हो गई। ओके, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। फिर क्या किया इसके बाद इन्होंने? यहाँ दे रखा है इन कोलियोप्टाइल वेयर द टिप पर कट नो बेंडिंग टुवार्ड यूनिलेटरल लाइट सोर्स वाज सीन। इसके बाद इन्होंने इस कोलियोप्टाइल को कट कर दिया। कट करने के बाद इन्होंने देखा कि इस वाली कोलियोप्टाइल में कोई बेंडिंग नहीं हुई। ओके, फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या किया? यहाँ पर इन कोलियोप्टाइल वेयर द टिप वर कवर्ड विद ओपेक कैप ऑफ थिन फॉइल विदाउट कटिंग इट, नो बेंडिंग टुवार्ड द लाइट सोर्स। गाइस, इस वाले स्टेप के बाद इन्होंने क्या किया कि जो कोलियोप्टाइल था वो पूरा का पूरा बिना उसकी टिप कट किए पूरा कोलियोप्टाइल लिया और उसको किससे कवर कर दिया? एक ओपेक कैप ऑफ ए थिन फॉइल से। ओके, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि वहां पर भी कोई बेंडिंग नहीं हुई है। ओके, सो अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया? लेट्स सी हियर। नेक्स्ट पॉइंट है कवरिंग द इलोंगेटिंग पार्ट ऑफ द सूट डिड नॉट अफेक्ट द रेस्पॉन्स टू लाइट एट ऑल। इन्होंने इस बार जो है जो नीचे वाला इलोंगेटेड पार्ट था उसको कवर कर दिया ओपेक शील्ड से। फिर उन्होंने देखा कि लाइट की प्रेजेंस में ये फर्दर जो है बेंड हो गई। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स को नोटिस करने के बाद कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से? सो नाउ मूव टू द कंक्लूजन ऑफ डार्विन एक्सपेरिमेंट। हियर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है टिप कंटेन ए सब्सटेंस विच वाज ट्रांसमिटेड टू द लोअर पार्ट। जो टिप थी उसमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट है, ऐसा डार्विन एंड फ्रांसिस ने कंक्लूजन निकाला। और वो जो सब्सटेंस है वो नीचे की साइड मूव कर जाता है। ओके, फिर क्या बोला उन्होंने? दिस ट्रांसमिटेड सब्सटेंस, जो सब्सटेंस मूव कर रहा उस सब्सटेंस को क्या नाम दिया था? इन्फ्लुएंस। moves from tip to the more vessel region of the shoot thereby regulating growth and inducing curvature। सब्सटेंस जो है वो नीचे की साइड मूव कर जाता है। यहाँ पर क्या करता है? फिर वो ग्रोथ की रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एंड उसकी वजह से यहाँ पर जब कोई भार ज्यादा हो जाएगा तो जो है ये जो टिप है वो कर्व का फॉर्म ले लेती है। ओके, मीन्स कर्व हो जाती है। आई होप डार्विन का जो एक्सपेरिमेंट था उसके सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो भी अभी हमने डार्विन एंड फ्रांसिस वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उससे रिलेटेड। So let's see. Charles Darwin and his son Francis experimented with phototropism of grass seedling by placing a metal for blindfold over different part of the seedling coleoptiles. A simplified version of their results is shown below. Which of the following statement best explain their results? Okay.
सो फर्स्ट ऑप्शन है द लाइट सिग्नल इज परसीव बिलो द टिप एंड दीज सेल कॉजेज द कोलियोप्टाइल टू मूव टूवर्ड्स द लाइट। सेकंड दे रखा है both the seedling root and coleoptile perceive and respond to light in the same manner। एंड सी दे रखा है ए केमिकल मैसेंजर मस्ट ट्रेवल फ्रॉम द बेस ऑफ द कोलियोप्टाइल टू द टिप। डी दे रखा है द लाइट सिग्नल इज परसीव्ड एट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल बट द ग्रोथ रेस्पॉन्स अकर ए फ्यू मिलीमीटर बिलो द टिप। सो फ्रेंड्स, इसमें जो पूछा गया है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन पूछा गया है एक्सपेरिमेंट का। तो वैसे तो 4 ऑप्शन ठीक है, लेकिन बेस्ट जो एक्सप्लेन कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन कर रहा है? तो डी जो है सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर चार्ल्स डार्विन एक्सपेरिमेंट। ओके, सो आपको आइडिया हुआ होगा कि कैसे जो एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे। डार्विन एक्सपेरिमेंट होने के बाद फिर जो है इसी टॉपिक पर फर्दर जो है एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको हम कहते हैं वेंट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो वेंट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था उसको जो है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ दे रखा है वेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस विच वुड डिफ्यूज इनटू एगर ब्लॉक। ओके, एगर क्या होता है? जेली होता है। फिर क्या हुआ नेक्स्ट? He cut the tip of coleoptiles and placed them on agar block in the dark condition। So guys, आप डायग्राम में देखिए, उन्होंने कोलियोप्टाइल कट किया, कोलियोप्टाइल को एक एगर ब्लॉक पे रख दिया। ओके, एगर ये जेल है। अब क्या होगा कि जो पिंक पिंक यहाँ पे जो सब्सटेंस प्रेजेंट था वो जो है सारा का सारा एगर ने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर नेक्स्ट क्या हुआ? प्रेडिक्टेड दैट एगर वुड एब्जॉर्ब द ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल। ओके, सो डायग्राम से आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो फिर नेक्स्ट क्या हुआ? प्लेस दिस ब्लॉक ऑन टॉप ऑफ द टिपलेस कोलियोप्टाइल। तो नेक्स्ट जो बेंट ने किया था, उन्होंने क्या किया कि जो कोलियोप्टाइल की जो टिप थी वो कट कर दी थी और उस कट वाले पोर्शन पर जो एगर वाला पीस था उसको रख दिया इस टाइप से। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। फिर क्या किया नेक्स्ट? व्हेन द एगर ब्लॉक वाज सेंटर्ड ऑन टॉप द कोलियोप्टाइल ग्रू स्ट्रेट। जब एगर वाला ब्लॉक जिसमें क्या था, जो वो सब्सटेंस जो प्रेजेंट था टिप पर, वो एगर ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया था। तो उस ब्लॉक को टिप पर रखने के बाद क्या हुआ, सॉरी कोलियोप्टाइल पर रखने के बाद क्या हुआ कि वो कोलियोप्टाइल जो है स्ट्रेट ग्रू करने लगी। फिर नेक्स्ट क्या होता है? इफ द एगर ब्लॉक वाज प्लेस्ड लेटरली ऑन द कट टिप ओनली वन साइड ऑफ द कोलियोप्टाइल इलोंगेटेड रिजल्टिंग इन कर्वेचर। अब क्या किया इन्होंने? जो कोलियोप्टाइल था जिसकी टिप जो है कट थी, उस पर जो है लेटरली डायरेक्शन में एगर को जो है रख दिया था। ओके, तो लेटरली रखने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो कोलियोप्टाइल है वो कर्व हो गया। जो कर्व आया है वो जिस डायरेक्शन में हमने रखा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर्व हुआ है कोलियोप्टाइल। ओके, ये इस साइड से रखा है तो कर्व इधर साइड हो रहा है। ओके, सो फिर इसको परफॉर्म करने के बाद वेंट ने क्या किया? नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हियर वेंट रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट विद एगर that had not been treated which produced no growth। जो एगर का पीस है आप देख सकते हैं, इस एगर में जो है कोई भी सब्सटेंस नहीं है प्रेजेंट। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया? जो कट कोलियोप्टाइल था उस पर क्या किया? एगर के पीस को रख दिया जो नॉन ट्रीटेड था। ओके, फिर उन्होंने देखा कि इसमें कोई भी कर्वेचर नहीं आया। तो इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद वेंट के एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला? Here, Wendt concluded that uneven distribution of chemical on one side, which caused the shoot curve, was due to water-soluble chemical that diffuses from the tip to shaded side of the coleoptile। Next क्या निकला? This water-soluble influence was identified as auxin। तो जो डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बोला था कि वो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो है उसको इन्फ्लुएंस बोला था, तो उस सब्सटेंस को वेंट ने फाइनली बोला कि ये जो सब्सटेंस है वो क्या है? ऑक्सिन। सो ऑक्सिन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? वेंट को। सो फ्रेंड, आई होप वेंट एक्सपेरिमेंट आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस के बारे में देखते हैं। ऑक्सिन की सिंथेसिस को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि जो ऑक्सिन है वो नेचुरली भी प्रेजेंट होता है और सिंथेटिकली भी हम जो है देख सकते हैं। मींस ऑक्सिन को हम जो है लेबोरेटरी में खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ऑक्सिन के कितने टाइप हो गए? नेचुरल ऑक्सिन एंड सिंथेटिकली ड्राइव्ड ऑक्सिन। सो नेचुरल ऑक्सिन के कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं, ये पूछे भी जाते हैं। नेचुरल ऑक्सिन IAA इज ए नेचुरल ऑक्सिन,
IPA इज ए नेचुरल ऑक्सीजन और नॉट, मतलब इस टाइप से जो है क्वेश्चंस में ऑप्शन करके आ जाते हैं, कई बार आए भी हैं। तो आप सभी को नेचुरल एंड सिंथेटिक ये दोनों जो है पता होने चाहिए, कौन से जो है नेचुरल ऑक्सीजन होती हैं, कौन से सिंथेटिकल होती हैं। ओके, तो गाइज इनको जो है डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइट फॉर ऑक्सीजन सिंथेसिस इन प्लांट। कहाँ पे ऑक्सीजन सिंथेसिस होती है? तो फर्स्ट दे रखा है प्राइमरी साइट कौन कौन सी है, कहाँ पर जो है मिलेगी, शूट, एपिकल, मेरिस्टेम में, यंग लीव्स में, डेवलपिंग फ्रूट में एंड सीड में। तो ये सारी साइट जो है पता होनी चाहिए ऑक्सीजन की। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है इंट्रासेलुलरली IAA इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज साइटोसोल। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए कि जो सेल के अंदर है वो किस वाले रीजन में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोसोल। थर्ड पॉइंट दे रखा है IAA अकर इन बोथ कॉन्जुगेटेड एंड फ्री फॉर्म। ओके, एंड यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कॉन्जुगेटेड टू बोथ हाई एंड लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड। तो हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है ग्लाइकोप्रोटीन, एंड लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड का एक एग्जांपल दे रखा है ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट दे रखा है IAA conjugates are located exclusively in cytosol. So all these points are very important. Fine. So now move to the next topic, that is oxygen synthesis. ऑक्सीजन की सिंथेसिस जो है बहुत तरीकों से होती है, लेकिन जो मेजर हैं वो कौन से हैं? ट्रिप्टोफन डिपेंडेंट, ट्रिप्टोफन इंडिपेंडेंट। सो वन बाय वन करके उनको देखते हैं। Okay, so here total 4 tryptophan dependent pathway of synthesis. tryptophan dependent pathway कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो चारों को हम जो एक डायग्राम फ्लो चार्ट से देखेंगे। चारों जो हैं यहाँ पर दे रखे हैं पाथवे, वह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके, ये चारों ही पाथवे में आप देख रहे होंगे कि एक चीज कॉमन है, ट्रिप्टोफन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा इस टॉपिक को डिस्कस होने के बाद। ओके, सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो फर्स्ट पाथवे देखते हैं, दैट इज IPA पाथवे। IPA पाथवे क्या होता है? इंडोल 3 पायरुवेट पाथवे। सो इन द IPA पाथवे, दिस इज द IPA पाथवे, जो ट्रिप्टोफन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? इंडोल 3 पायरुवेट में। जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ इन द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफन इनटू इंडोल 3 पायरुवेट, कौन सा है? ट्रिप्टोफन ट्रांस एमाइनेज, डीएमाइनेशन हो रहा है उसका। एंड इंडोल 3 पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो गया? इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड में। ओके, तो इंडोल 3 पायरुवेट जो कन्वर्ट कर रहा है इनटू इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड, वो कौन सा एंजाइम कर रहा है? डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। एंड लास्ट में इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया इनटू इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। लास्ट में आगे जो है IAA फॉर्म होता है, इसलिए इसका नाम भी है IPA पाथवे। ओके, ये जो एंजाइम इन्वॉल्व हुए हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो एंजाइम है ये आपको जो है जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे सिर्फ नेम से समझा रखा है। जो यहाँ इंडोल 3 एसिटिक एसिड का होगा उसमें जो है स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि कौन सा एंजाइम जो है इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन है, मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो प्रेजेंट होता है इंडोल 3 पायरुवेट पर, वहां से उसको रिमूव करता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? डिकार्बोक्सिलेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट जो पाथवे है वो है सेकंड जो पाथवे था वो क्या था? ट्रिप्टामाइन पाथवे। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन ट्रिप्टामाइन पाथवे। ट्रिप्टामाइन पाथवे में ट्रिप्टोफन कन्वर्ट हो गया ट्रिप्टामाइन में, एंड फाइनली कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसिड एल्डिहाइड में, और एसिड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू इसमें कन्वर्ट हो जाती है इंडोल 3 एसिटिक एसिड में। ओके, यहाँ जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या है? ट्रिप्टामाइन, इसलिए इस पाथवे का नाम पड़ गया है ट्रिप्टामाइन पाथवे। ओके, जो थर्ड पाथवे है वो है IAA पाथवे, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल। ओके, so in this pathway tryptophan convert into indole 3 acetonitrile, and acetonitrile जैसे इसका नाम है convert into IAA, कौन से एंजाइम के थ्रू? नाइट्रिलेज एंजाइम। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट पाथवे। जो पाथवे था वो कौन सा पाथवे था? IAM पाथवे, इंडोल 3 एसिड अमाइड पाथवे। ओके, सो इन इंडोल 3 एसिड अमाइड पाथवे ट्रिप्टोफन कन्वर्ट इनटू इंडोल 3 एसिटामाइड, कौन से एंजाइम के थ्रू हुआ कन्वर्ट? मोनोऑक्सीजिनेज। ये जो पाथवे है वो कहाँ पाया जाता है? एगेरोबैक्टीरियम में, एंड दिस पाथवे अकर्स इन ब्रेसिकेसिया फैमिली में। ओके, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नाइट्रिलेज, मोनोऑक्सीजिनेज, डिकार्बोक्सिलेज, ये सारे एंजाइम्स हैं। सो गाइज ये डेली बेसिस पर रिवीजन करते रहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो कि CSIR नेट एग्जाम में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन आया था वो दिसंबर 2015 में आया था। ओके, पार्ट बी का क्वेश्चन है द प्लांट हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन मोस्ट प्लांट, The structure of this hormone is related to which one of the following amino acid? So आपने इतने सारे पाथवे देखे थे, उसमें क्या कॉमन था? ट्रिप्टोफन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। ओके, आई होप आज का जो टॉपिक है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। सो द लास्ट, थैंक यू सो मच।